क्लास 10th का विषय इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। हमारा देश भारत जो अंग्रेज़ों के चुंगल में फंस चुका था, हमारा देश जो गुलाम था, पूरा तरह से उपनिवेश बन चुका था अंग्रेज़ों का, तो वह आज़ाद कैसे हुआ, कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की बलिदान दिया और बलिदान के स्वरूप हमें क्या मिला, आज़ादी। कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। देखिए हुआ क्या कि सन 1920 के प्रारंभ में ही भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपने नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया। जो अंग्रेज था ना, ये अंग्रेज तुर्की के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। कहाँ के मुसलमानों को? तुर्की के मुसलमानों को। क्या तुर्की अपने देश का है? नहीं, दूसरे देश की बात हो रही है। दूसरे देश के मुसलमानों को तंग किया जा रहा था अंग्रेज के द्वारा, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा शोषित किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, ब्रिटेन के विरुद्ध यानी कि अंग्रेज के खिलाफ हमारे देश के मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया कि हम मुसलमान यहाँ के हैं, कहाँ के? भारत के, और आप तुर्की में हमारे भाई लोगों पर, माने हमारे जाति बिरादर पे, हमारे धर्म के लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका यहाँ विरोध करता हूँ। ठीक है ना। देखिए शोषण कहाँ हो रहा था? तुर्की में। किस पर शोषण हो रहा था? मुसलमानों पे। तुर्की के मुसलमानों पर शोषण हो रहा था, उस पर अत्याचार कर रहे थे। कौन लोग कर रहे थे? अंग्रेज लोग। वही ब्रिटेन के लोग कहिए, अंग्रेज लोग कहिए, इंग्लैंड के लोग कहिए, है ना, या ब्रिटिश कंपनी कहिए, उसी का नाम है। तो वो लोग वहाँ पे कर रहे थे इस प्रकार से अत्याचार, और उसका विरोध यहाँ के मुसलमानों ने किया। भारत के मुसलमानों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया। तो यही कहलाया क्या? खिलाफत आंदोलन। और आपको जानकर हैरानी होगा कि इसके मेन नेता महात्मा गांधी थे। क्या समझते हैं? अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना वारंट गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जा सकता था और जेल में बंद किया जा सकता था, उसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। देखिए हुआ क्या कि अपने देश में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लगातार कुछ न कुछ आंदोलन किए जाने लगे। सभी स्वतंत्रता सेनानी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने लगे कि हमारा देश गुलाम है, इसे आज़ाद करने के लिए हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब तक बिखरे हुए रहेंगे ना, तब तक कमज़ोर रहेंगे, और जब हम सब एक हो जाएंगे ना, तो हम लोग काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। उसी लकड़ी की तरह, जैसे 10-5 लकड़ियां हैं, पतले पतले लकड़ियां हैं, अगर वो अलग अलग हैं तो कोई भी उसको तोड़ सकता है, परंतु जब एक साथ गट्ठर बना के ये को दे देगा ना, तो तोड़ने में किसी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति को भी पसीना छूट जाएगा, ऐसा टूटे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो कहा था एकता में बल है। हम लोग बचपन में कहानी भी पढ़े थे। तो वो एकता में बल है, इसी के लिए हम लोग पूरे भारत के लोगों को एक साथ अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसे देश आजाद नहीं होगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक साथ एकजुट होकर एक बार प्रयास बढ़िया से करेंगे, एक बार की नहीं, कितनी बार भी करना पड़े, अगर एक साथ करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल आज़ाद होगा। अंग्रेजों को यह भनक लग गया कि भैया ये लोग रात भर किधर किधर करके प्लानिंग करता है और आपस में एकजुट होने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर ये एकजुट हो गया तो हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ से उपनिवेश छोड़कर भागेंगे, यही एक रास्ता बचेगा। तो उन्होंने सोचा क्या कि कोई ऐसा नियम लगाएं जिससे इन लोगों को एक साथ होने का मौका ही ना मिले। तो उन्होंने लगाया रॉलेट एक्ट। इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित कर दिया गया, 1919 में इसे पारित कर दिया गया। 1919 में देखिए, और कह दिया गया कि कोई भी भारतीय को अब हम क्या कर सकते हैं, बिना वारंट, माने वारंट नहीं देंगे। देखिए मगर रॉलेट एक्ट लग गया,
इसके बाद किसी भी चीज़ का वारंट जारी नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट आएगा, गिरफ्तार करेगा, मुकदमा होगा आप पे। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहा है ना। आपको बताया भी नहीं गया है कि किस काम के लिए गिरफ्तार किया गया। आप 10 आदमी रोड पे खड़े हैं, अंग्रेज आए, उसको लग गया कि सब आपस में मीटिंग कर रहा है देश को आज़ाद करने का, उसको लगेगा उसको सीधे गिरफ्तार करेगा, जेल जीप में बैठाएगा, ले जाएगा, जेल में डाल देगा आपको। ऐसा नियम निकाल दिया। इसको काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में इसे काला कानून का नाम दिया गया है। काला कानून इसलिए क्योंकि इसमें सबको अंधेरा में। तो अंग्रेजों ने भारत में एक नियम लगाया कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बनाएगा और ना ही नमक बेचेगा। अगर वह बनाते हुए पकड़े गया या नमक बेचते हुए पकड़े गया तो उस पर क्या होगा, मुकदमा होगा। ठीक है, उस पर मुकदमा होगा और उसको जेल जाना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब बताइए, समुद्र हमारा है, पानी हमारा है, धरती हमारी है, समुद्र से पानी लेना है, धरती पे बिछाना है, रखना है, उसको सूखेगा तो नमक बनेगा। तो नमक जब हमारा बना सकते हैं तो अंग्रेज क्यों? अंग्रेज इसलिए दिमाग लगाया था कि नमक के बिना तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, बिना नमक के स्वाद होगा नहीं। नमक हर घर में जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको नमक की आवश्यकता है। नमक सब खाना चाहता है। तो क्यों ना नमक पे ही पाबंदी लगा देते हैं। नमक हमसे लोग खरीदेगा तो पैसा मेरे पास आएगा, तो आमदनी बढ़ेगी, तो हम ज़्यादा राज करेंगे, ज़्यादा शोषण करेंगे। ये दिमाग कौन लगाया? अंग्रेज लगा लिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरा भारत अंग्रेजों के मतलब क्यों कह लीजिए कि चुंगल में फंस चुका था। चुंगल में फंस चुका था इस कदर कि अब इससे निकलना बड़ा। अब देखिए ना, नमक के बिना आप रह नहीं सकते हैं। और नमक बनाने जाइएगा तो जेल में डाल देगा, नमक खरीदने जाइएगा तो मुंह मांगा रकम लेगा आपका। नमक 1 रुपया का है, लेगा 10 रुपया। यूँ समझ लीजिए अभी के हिसाब से कि नमक आपका 10 रुपये किलो है, वो कहेगा 50 रुपये किलो लगेगा। तो आपको तो लेना तो है भैया। अब भले आधे किलो लीजिए, 250 ग्राम लीजिए, मान लीजिएगा तो सही। बिना नमक के घर जाइएगा तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। बिना मिठाई के जाइए चलेगा, बिना नमक के जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्या दिन रहिएगा बिना नमक के, बताइए? मर जाइएगा। अब नमक खा के नहीं देखिए, लगता कैसा लगेगा, जिंदगी पूरा सुनाल हो जाएगा। तो अब 1 महीना नमक नहीं खाई, लगेगा कि पूरा कुछ आइए जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, तो कुछ स्वाद है कि लगता है कि घास फूस खा रहे हैं क्या। तो अब समझ गया कि भैया इसको जो है ना प्रताड़ित करने का उपाय यही है कि नमक पे ही कानून लगा दो। तो गांधी जी क्या किए, 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम से निकलकर दांडी नामक स्थान पर जाते हैं, जहाँ पे समुद्र का किनारा है। गुजरात में दांडी नामक स्थान है जहाँ पे समुद्र का किनारा है। वहाँ तक जाते हैं और वहाँ पे जाके समुद्र से नमक को बनाते हैं और मुट्ठी में नमक लेकर कसम खाते हैं कि मैं इस अंग्रेजी नियम का विरोध करता हूँ, मैं आज से मैं इस नमक कानून को तोड़ता हूँ। और नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। नमक कानून आपका, नमक कानून लेकर तोड़ना कौन बड़ी बात है? कोनो आदमी लेकर कहता कि नमक कानून तोड़ दिए, नहीं, अकेले थोड़ी ना गए थे। पूरा भारत के लोग 78 अनुयायी थे, तो उधर की बात है, पूरे भारत के लोग उनके पीछे पीछे गए थे। पूरे भारत के लोगों की बात थी यहाँ पे, पूरे जनता की बात थी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेज, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा तौर पे अंग्रेज से खिलाफ करना, अंग्रेज को सीधा चुनौती देना कि अब मेरा नमक है, हम खुद बनाएंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी खिलाफ जो है, अंग्रेज के खिलाफ जो है ना, एक बहुत बड़ा क्रांति कह सकते हैं इसको आप, बहुत बड़ा आंदोलन कह सकते हैं। नमक आंदोलन, नमक जो आंदोलन हुआ था, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं हुआ था। नमक बनाकर गांधी जी साबित कर दिए कि देश हमारा तो राज हमारा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। अंग्रेज को खुली चुनौती मिल गया इससे। और उसी के बाद जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। दांडी यात्रा के जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। और नमक का जब बना के दिए तो सभी जनता इससे खुश हो गए, क्योंकि सब जनता को जरूरत थी और सब जनता इससे प्रताड़ित हो रहे थे, सब जनता को ये कष्ट था। तो कहीं ना कहीं सारे जनता, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, मालिक, सारे लोग
पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ गंवार व्यक्ति, सारे व्यक्ति मिलकर गांधी जी का सपोर्ट करने लगे, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा काम किया जो सबके हित के लिए था, नमक सबके हित में था। इससे लोगों को लगा कि नहीं, गांधी जी का साथ देना चाहिए। जब आज हमारे हित के लिए नमक बना सकते हैं तो कल हमारे हित के लिए और भी कुछ हो सकता है और हमारा देश आज़ाद निश्चित रूप से होगा। इसीलिए सब लोग साथ देना शुरू किए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा बड़ा जन आंदोलन बना था। आपको पता नहीं, इतिहास में सबसे पहला जन आंदोलन जो बना, सबसे विशाल आंदोलन जो बना, वह था क्या? असहयोग आंदोलन। सबसे पहला जन आंदोलन था। दूसरा नंबर बना था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी यात्रा के जस्ट बाद हुआ था भारत में 1930 में इसका आरंभ हुआ था। समझना? तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को सत्ता हिलाने की बात हो रही थी यहाँ पे, कि अंग्रेज की सत्ता अब हिलेगी, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, उसका पूरा पत्ता कट चुका है, ये तय हो गया यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, यहां बैठो, वो आगे बैठो। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता है क्या? एक्चुअली क्या हुआ कि दांडी यात्रा के बाद हमारे देश में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके मेन नेता गांधी जी थे, इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। तो गांधी जी इस आंदोलन को इतना बड़ा बना लिए ना, एक्चुअली बना लिए, कैसे बना लिए तो आपको पता चलिए दांडी यात्रा में क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना आपको? पूरा लोग ने साथ दे दिया। भारत के कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो अछूत था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, सारे लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोग रोड पर उतर आए और गांधी जी का सपोर्ट करने लगे। अंग्रेज को लगने लगा कि भैया अब हमारा जो है ना पत्ता कटने वाला है, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, नहीं तो कोई ठीक नहीं। और ये बोरिया बिस्तर बांधने में भी 1930 में हुआ था, 17 वर्ष सोटा लगा दिया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, ये देश में जरूर कुछ करेंगे, समझ गया ना। तो इसमें क्या हुआ कि इरविन थे, कौन थे? इरविन, जो अंग्रेज के अधिकारी थे, वो मजबूर हो गए गांधी जी से बात करने के लिए कि भैया गांधी जी को बुलाइए, बात कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, ये आंदोलन जो है रोक दीजिए, बड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, आंदोलन रोक दीजिए, जो बात कहेंगे हम लोग समझौता कर लेते हैं, आपस में बैठ चीट के बात करें। होता है ना, जब दो आदमी लड़ित रहता है, देखता कि फलाना आदमी उधर से दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कहता है आओ समझौता कर लेते, पंचायती करा लो। जब अपने से ना, तो पहले कहता था अपने से फरिया लेंगे, जब मारपीट करता है, देखता है वो कपार पर फूट गया है, गोड़ हाथ उठा है दो के, तब कहता है कि ना भाई चलो आप, तब सरपंच क्या जाएगा, सरपंच क्या ना होने वाला तो थाना में जाके चल जाएगा कि चलो भाई मुकदमे चलेगा, है ना। तो ये सब होता है ना। उसी प्रकार से इरविन क्या किया, सोचा कि भैया तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, तो क्यों ना बुला के इसको मीटिंग करा। दिल्ली में उन्होंने क्या किया, एक समझौता किया जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, है ना। किसके बीच हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता है क्या? एक्चुअली क्या हुआ कि दांडी यात्रा के बाद हमारे देश में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके मेन नेता गांधी जी थे, इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। तो गांधी जी इस आंदोलन को इतना बड़ा बना लिए ना, एक्चुअली बना लिए, कैसे बना लिए तो आपको पता चलिए दांडी यात्रा में क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना आपको? पूरा लोग ने साथ दे दिया। भारत के कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो अछूत था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, सारे लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोग रोड पर उतर आए और गांधी जी का सपोर्ट करने लगे। अंग्रेज को लगने लगा कि भैया अब हमारा जो है ना पत्ता कटने वाला है, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, नहीं तो कोई ठीक नहीं। और ये बोरिया बिस्तर बांधने में भी 1930 में हुआ था, 17 वर्ष सोटा लगा दिया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, ये देश में जरूर कुछ करेंगे, समझ गया ना। तो इसमें क्या हुआ कि इरविन थे, कौन थे? इरविन, जो अंग्रेज के अधिकारी थे, वो मजबूर हो गए गांधी जी से बात करने के लिए
कि भैया गांधी जी को बुलाइए, बात कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, ये आंदोलन जो है रोक दीजिए, बड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, आंदोलन रोक दीजिए, जो बात कहेंगे हम लोग समझौता कर लेते हैं, आपस में बैठ चीट के बात करें। होता है ना, जब दो आदमी लड़ रहा था, देखता कि फलाना आदमी उधर से दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कहता आओ समझौता कर लेते हैं, पंचायती करा लो। जब अपने से ना, तो पहले कहता था अपने से फरिया लेंगे, जब मारपीट करता है, देखता है कि कपाल पर फूट उठ गया है, गोड़ हाथ उठा है दो के, तब कहता है कि ना भाई चलो आप, तब सरपंच क्या जाएगा, सरपंच क्या ना होने वाला तो थाना में जाके चल जाएगा कि चलो भाई मुकदमे चलेगा, है ना। तो ये सब होता है ना। उसी प्रकार से इरविन क्या किया, सोचा कि भैया तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है, तो क्यों ना बुला के इसको मीटिंग कर। दिल्ली में उन्होंने क्या किया, एक समझौता किया जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, है ना। किसके बीच हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण हमारे बिहार का एक जिला है, एगो पूर्वी चंपारण एगो पश्चिमी चंपारण अभी है, मगर उसको चंपारण सीधे कह दीजिए हम। चंपारण जिला में क्या था कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। क्या हो रहा था, यहाँ पे 3 कठिया विधि लगा हुआ था, जिसमें अगर आपको 20 कट्ठा जमीन है, यानी कि 1 बीघा जमीन है, तो 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना ही है, फिक्स है। इससे किसानों को क्या होता था, नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी। 4 साल 3 साल 5 साल जमीन पर अगर कपास ही उगा लिए, नील मतलब होता है कि पौधा होता है जिसको अगर उसी से रंग बनाया जाता है, नीला कलर का, इसको आप नील लगाते नहीं रहते कपड़ा पे, वाइट कपड़ा पे लगाया जाता है, वही नील। तो नील की खेती करने से क्या होता था कि फसल जो है तो हो जाता था, परंतु जो जमीन था ना वो बंजर हो जाती थी। अब आपके पास 1 बीघा जमीन है, 3 कट्ठा में नील की खेती कर लिए, तो क्या हो जाएगा, वो खेत बंजर हो गया। अब अगले साल से उसमें धान गेहूँ कुछ नहीं उपजा सकते हैं। फिर जो अगले साल में फिर आप जो बचल खेत है वो में से खेती कीजिए, जितना बचल हो उतना में खेती कीजिए। अब 2.5 कट्ठा में कीजिए, तो फिर वो 2.5 कट्ठा बर्बाद होगा, फिर अगले बार 2 कट्ठा बर्बाद। इस तरह से होते होते आपका जो 1 बीघा जमीन था सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप उपजाइएगा नहीं तो खाइएगा क्या, भूखे मरिएगा। ऐसा स्थिति हो जाता था कितने किसानों के साथ, और कितना का हो रहा था। तो कहीं ना कहीं नील की खेती करना किस भारतीयों के लिए क्या होता था, बहुत अत्याचार कहिए, बहुत बड़ा बात था। तो गांधी जी को ये बात पता चला कब, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसमें एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था उसका, राजकुमार शुक्ल। वो गए थे, चंपारण के क्षेत्र से ही थे, बिहार के ही थे, वो गए थे वहाँ उस अधिवेशन में। तो गांधी जी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है गांधी जी, कि देखिए ना ऐसी ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए। और बहुत टैक्स भी ला दिया अंग्रेज सरकार, बहुत टैक्स भरना पड़ रहा है। तो गांधी जी उन्हीं के आग्रह पर सन 1917 में एक यहाँ पे आंदोलन किए चंपारण में, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। क्या कहें, चंपारण सत्याग्रह। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, मेरठ षड्यंत्र, ये क्या, सुनिएगा। मार्च 1929 की बात है, मार्च 1929 की बात है। अगर अभी से देखा जाए तो क्या साल पहले, 1929, चलिए अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं 90 साल पहले की बात है। ये 90 साल पहले की घटना, मगर अगर आप देखा जाए तो हमारे दादा के दादाजी तो जरूर रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। दादा के पापा जी भी रह सकते हैं शायद, उस समय की बात है। और ये कोई बहुत दिन की बात नहीं हो रही है। और हाँ, जो ये बात कर रहे हैं कोई विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने देश की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, और विदिन मतलब कि 100 साल अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। सन 1929 में 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया गया। श्रमिक नेता किसे कहते हैं, जो मजदूर का हक के लिए लड़ते हैं, मजदूर की बात रखते हैं, उसे मजदूरों का नेता कहा जाता है, जिसे कहा जाता है श्रमिक नेता। क्या कहता है, श्रमिक नेता। श्रमिक नेता किसके हितों की बात करते हैं, मजदूरों के हितों की बात करते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों की बात रखते हैं। तो अंग्रेज
के सामने जब मजदूरों की बात रखी जाती थी कि देखिए ना, आप उससे इतना काम करवाते हैं, उसके बदले में पैसा कितना देते हैं, उतना देते हैं, क्या ये सही है? काम इतना करवाते हैं, पैसा इतना देते हैं, ये ठीक नहीं है। और इस पर ओवर टाइम करवाते हैं, खाने को नहीं मिलता, उसको रहने के लिए घर नहीं मिलता है, इवन उसको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। इसके खिलाफ में नेता सब आंदोलन करते थे और यही बात अंग्रेजों को खलता रहता था कि हमारा विरोध में बोला कैसे। तो 31 गो नेता को, कौन नेता? श्रमिक नेता को, मतलब किसानों की बात करने वाले नेता को मेरठ ले गया और उस पर मुकदमा चलाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। मेन नेता सबको ऐसे ले गया था कि बल चलिए बातचीत करने के लिए चलते हैं, सबको ले जाके मुकदमा चला के उसको तुरंत जेल में डाल दिया गया था। अब किसानों के बात करने वाले नेता सबको जेल में डाल दिया था। किसान सबका क्या, मजदूर के बात हित की बात करने वाले मजदूर का जो नेता था उसी को डाल दिया गया जेल में। तो मजदूर के हित की बात कौन करेगा? समझ रहे हैं ना? तो यह मजदूर को नहीं गिरफ्तार किया, मजदूर के जो मेन नेता था, लीडर सब, उसी को 31 को चुन के उसी को जेल में डाल दिया। इसे कहते हैं मेरठ षड्यंत्र। क्यों मेरठ षड्यंत्र कहते हैं? मेरठ इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरठ में हुआ था। षड्यंत्र कहला कहते हैं क्योंकि ये धोखा से ले गया था, बोल के नहीं ले गया था। जैसे तोरा ले गए, चला बउआ होने कारी तोरा पार्टी हुई थी, उन्हें ठंडा पियावो, समोसा मिठाई लड्डू खियावो, है ना, जो भी हो, मतलब जो भी खिलाने की बात बोले। और वहाँ ले आके अब कहे कि ला 200 रुपया जो पहले ले रहे हाँ, वो दे रहा था, तो ये बांध के पीटेंगे। तो कहे भैया ही तो क्या किया, बुला के लाया था पार्टी करने के लिए, या दूसरे पार्टी कर रहा है। समझ रहे ना? तो इसी तरह से मजदूरों के साथ किया गया, धोखा किया गया था। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताएं। देखिए, जतरा भगत कौन थे? अब इसको भगत समझ कर ये नहीं समझ लीजिए कि कोई भगत होंगे जो शायद मांसाहार का सेवन नहीं करते होंगे, ये शाकाहारी होंगे, ऐसा दिमाग में इमेज नहीं लाइएगा। नाम है जतरा भगत। सन 1914 की बात है। 1914 से 20 तक खोड़ विद्रोह के बाद छोटा नागपुर के उरावों के द्वारा चलाए जाने वाला अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। देखिए, छोटा नागपुर जो है ना, छोटा नागपुर, अभी नागपुर, छोटा नागपुर का जो पठार है वो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र समझ लीजिए आप। छोटा नागपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें कई आदिवासी लोग रहते थे और अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं। आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, घुमंतू भेटिया की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उसे आदिवासी कहते हैं। तो वो आदिवासी लोग में से एक जाति था जिनका नाम था उरावो। क्या? उरावो। तो उरावो जो था ना जाति, उसी में एक नेता थे, एक मेन व्यक्ति थे, उनका नाम था जतरा भगत। याद करिए, छोटा नागपुर के उरावो जाति के, माने छोटा नागपुर के आदिवासी में एक जाति होता है उरावो, उसी में एक नेता है जतरा भगत, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन किया। उन्होंने, उस आंदोलन का नाम था क्या? ना खोड़ विद्रोह। क्या किया? खोड़ विद्रोह। और उसमें खोड़ विद्रोह में ये कहा गया कि आप ना हमारे लिए सामाजिक सुधार कीजिए, हमारा भी समाज में पहचान है, हमारा भी इज्जत प्रतिष्ठा, हमारा भी समाज है, इसका हरण क्यों करते हैं आप अंग्रेजों से? और हमें भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ लिख कर के अच्छा इंसान बनेंगे। तो ये इसके लिए अंग्रेजों से मांग किया गया, इसके लिए विरोध किया गया कि अंग्रेज लगातार उसको शोषण कर रहे थे, उसका सामाजिक शोषण कर रहे थे, उसका शैक्षणिक शोषण कर रहे थे। इसी के विरुद्ध में उन्होंने, जतरा भगत ने आंदोलन किया 1914 से लेकर 1920 तक। इसको कहते हैं खोड़ विद्रोह। और इसके जो मेन नेता थे कौन थे? जतरा भगत। और इस आंदोलन में एक बहुत बड़ी बात थी कि यह अहिंसक आंदोलन था। मतलब अहिंसक आंदोलन किसे कहते हैं? जिसमें मार काट नहीं हो, इसमें फोड़ फाड़ नहीं हो, तोड़ ताड़ नहीं हो, और ना आग लगाने की बात हो, उसे कहते हैं अहिंसक आंदोलन। आंदोलन भी कर रहा है और उसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई मार काट नहीं है, किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है, उसे कहते हैं अहिंसक आंदोलन। क्या कहते हैं? अहिंसक आंदोलन। आजकल जितना आंदोलन होता है सब में हिंसा हो जाता है अक्सर।
ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा सीआर दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए। मतलब क्या कि इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना करके इसमें एक जो कांग्रेस के नेता थे सीआर दास, उन्हें सुझाव दिया, नहीं सीआर दास कांग्रेस के नेता नहीं थे, सीआर दास ने क्या किया कि एक सुझाव दिया कांग्रेस को कि जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें आप श्रमिकों को और किसानों के लिए आंदोलन कीजिए, है ना। श्रमिकों और किसानों का जो मुद्दा है ना, श्रमिक माने क्या, मजदूर मजदूरी करता है, उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और उसके एवज में जितना काम करता है उसके एवज में पैसा मिलना चाहिए। और जो किसान काम कर रहे हैं, जो उसके घर में रोटी होनी चाहिए ना खाने के लिए, उसके खाना का प्रबंध होना चाहिए। ये सब उल्टा होता था, एकदम उल्टा। वो तो कहावत चलता है गांव देहात में, हर भैंस तो खड़ खाया बकरी अचार खाए, सही हाल था। मान गए, जो हल जोतता है बाहर वो बेचारा खड़ खाता है, पूरा खाता है। अब बकरी जब बांधने लगेगा तो ये ना खाम तो वो ना खाम, नाक से सूंघ के खाती है बकरी ना। वो एक कहावत कहा गया था कि जो काम कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है। जो दिन भर किसान काम कर रहा है उसको बेचारा खाने को नहीं मिल रहा है, अंग्रेज आराम से खाना रंग बिरंग के खा रहा है। जो मजदूर दिन भर काम कर रहा है उसको एक कपड़ा नहीं है शरीर पे, उसको रहने के लिए घर नहीं है, और जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है वो एकदम बड़े बड़े महलों में रह रहा है, एकदम आलिशान महलों बना रहा है। ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। इसके विरुद्ध में आंदोलन होना चाहिए कि भैया ये तो गलत बात है, हमारा ही पैसा लेकर आंदोलन कर, मतलब ये शोषण कर रहा है हमारा। अंग्रेज क्या करता था, शोषण। तो इसके लिए आंदोलन चला था और इसीलिए कहा गया कि भैया कि आप इसको शामिल कीजिए इसमें। किसान और मजदूर हमारे देश के मेन, देखिए पहले कोई अफसर थोड़ी ना रहता था भारत में, कोई अफसर शायद थोड़ी ना था उतना, ज़्यादातर लोग किसाने थे। आपको बता दें कि 80% जिस समय हमारा देश गुलाम था 80% लोग किसान रहा करते थे। अब बताइए 80%, 70%, 75%, अभी भी 40-50% किसान है। सोच लीजिए, अभी भी सोचने की बात है ना। भारत कृषि प्रधान देश है, उलट लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एक लाइन याद कर लीजिए हमेशा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों के द्वारा चलता है भारत, है ना। किसान यहाँ पे मिट्टी के साथ अपना पसीना बहाते हैं, मिट्टी में पसीना सनते हैं तब जाके फसल उगता है। तो हम लोग चैन के नींद से खा कर आराम चंग सोते हैं, उसी अन्न से हमारा शरीर चलता है, उसी के अन्न से हमारे शरीर में खून दौड़ता है। लाख कुछ कर लेगा, खाते तो अन्न है, उसे से एनर्जी मिलता है। कितना खाइएगा अलूल जलूल, आखिर वो अन्न से बना, मगर फिर भी पेटवा भरता है अन्न खाने से, और शरीर में ताकत मिलती है अन्न खाने से, तो पता है हम लोग क्या। तो उसका हक की बात होनी चाहिए ना। तो सीआर दास ने कहा कि अब भाई इसका बात जो है ना बड़े लेवल पे लेकर आइए, किसानों का हक के लिए लड़िए, किसानों की बात कीजिए, मजदूरों के लिए लड़िए, और छोटा मोटा नहीं पूरे देश स्तर पे कीजिए क्रांति। और ये बात एक्सेप्ट भी किया गया था। मतलब हम लोग ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया, होने के बाद क्या परिणाम निकला, सारी चीज़ों को जानेंगे। देखिए भारत में लगातार अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लगातार अत्याचार बढ़ने से क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का शोषण ज़्यादा हो रहा था, और भारत धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे भारत पूर्णतः उपनिवेश बन चुका था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। यूँ कह लीजिए कि भारत पूर्णतः पूरा रूप से गुलाम हो चुका था अंग्रेजों का, और रोज नए पे नए नियम, नए पे नए फरमान जारी किए जा रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। जैसे के पाठक रोज फरमान जारी करते हैं, उसी प्रकार से रोज नए पे नए नियम लागू होते जा रहा था अंग्रेज की तरफ से। सारा नियम पूरे भारत के लोगों को सताने वाला था, पूरा भारत का शोषण करने के लिए था, समझे।
सारा नियम अपने लिए, अपने हित के लिए लगाता था वो। तो इसको बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर गांधी जी ने ये सोचा कि ये कब तक चलेगा। सारे बुद्धिजीवी, गांधी जी इसका नेतृत्व किए और गांधी जी ने एक आंदोलन किया कि असहयोग आंदोलन, मतलब सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा, किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेज महल बना रहे हैं बड़ा बड़ा, दिल्ली में उसका महल सब अभी भी है, पटना में महल है, पटना में करेंगे, दिल्ली पटना करें सॉरी, ये महाराष्ट्र में जाइएगा, कोलकाता में जाइएगा, उसका महल अभी मिल जाएगा आपको। एकदम बड़ा बड़ा महल बना हुआ, अंग्रेज का बना हुआ महल अपना रहने के लिए। जो अंग्रेज महल बना रहा है वो कौन बना रहा है? कहाँ के मजदूर बना रहा है? अंग्रेज जो खाना खा रहा है उसका खाना कोई बना रहा है? जो भी कुक है, जो भी खाना बनाने वाला रसोईया है, कहाँ का रसोईया है? अंग्रेज का कपड़ा जो साफ कर रहा है वो कौन है? धोबी, कहाँ का है? अंग्रेज का जूता पॉलिश कर रहा है, रोज के रोज साफ कर रहा है, जूता बना रहा है, कौन बना रहा है? भारत के लोग। अंग्रेज का एक एक काम कौन कर रहा है? भारत के लोग। तो गांधी जी का कहना है असहयोग, सहयोग ना करो। अब असहयोग माने क्या होता है? सहयोग ना करो। अंग्रेज जो यहाँ आया है वो अपने से घर तो बनाएगा नहीं, अपने से खाना बनाएगा नहीं, अपने जूता सिएगा नहीं, अपने जूता का पॉलिश करेगा नहीं, अपने लेटरिन साफ करेगा नहीं, अपना घर खुद साफ करेगा नहीं। तुम लोग ना करते हो कुछ पैसों के लिए, मत करो, छोड़ दो उसका सब काम। कोई काम नहीं करेगा, कोई शिक्षक कॉलेज में पढ़ाने नहीं जाएगा, कोई धोबी कपड़ा नहीं धोएगा अंग्रेज का, कोई आदमी कुछ तो काम नहीं करेगा। जो भी काम करता है रसोईया खाना नहीं बनाने जाएगा, जो काम करता है छोड़ दो। असहयोग ना करो, सहयोग उसे कहते हैं असहयोग। ना करो सहयोग उसे कहते हैं असहयोग। नहीं करेंगे सहयोग तुम्हारा, अपने तीर में लाके तो भाग जाओगे, पछताओगे। हम ही तुमको खाना बना के देते हैं, हम ही तुमको उपजा के देते हैं और हम ही पे तो अत्याचार करते हो। हम बनेबे नहीं करेंगे, मार के मुआ दो, नहीं करेंगे। मार के मुआ दोगे तो और खाना नहीं बनाएंगे, नहीं उपजाएंगे फसल। असहयोग पूरा तरह से सब असहयोग कर दिया। कर्मचारी काम कर रहे हैं कोई ऑफिस में, भाग गए, नहीं करेंगे काम। गांधी जी बोले काम नहीं करने के लिए, नहीं करेंगे। उस थाना में बैठे हुए कौन सिपाही बैठा है, वो कहे कि हम भी नहीं जाएंगे, जाओ। कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर, वो चले आ, नहीं जाएंगे पढ़ाने। छात्र पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं जाएंगे पढ़ने। भाई कोई जो काम नहीं कर रहे थे, जो कोनो काम जो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे काम, असहयोग नहीं करेंगे। जिसमें अंग्रेज इन्वॉल्व है, जो भी अंग्रेज जहां जहां पे भी है, जो जो काम करवा रहा है हमसे, वो कोई भी काम करवा रहा हो वहां हम जाए नहीं करेंगे। अंग्रेज पढ़ा रहा है तो पढ़ने नहीं जाएंगे, अब पढ़वा रहा है तो पढ़ाने नहीं जाएंगे। बस अंग्रेज का कोई भी काम हम नहीं करेंगे। यही गांधी जी का मोटो था, इसलिए नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। अब बात को समझिए, असहयोग आंदोलन समझ गए कि क्या है। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि महात्मा गांधी अकेले कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है। उसका मेन लीडर बने थे वो, मेन। जैसे 11 गो प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो कोई टीम जीतता है तो क्या कहते हैं? इंडिया जीता है। यह एक प्रथम जन आंदोलन बना। इसके मुख्य निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर, खिलाफत का मुद्दा। तुर्की के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था और इसका विरोध कौन कर दिए? गांधी जी। और भारत के मुसलमान यहाँ पे विरोध करने लगे। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था कि भैया वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं तो यहाँ के मुसलमान भी आपका विरोध करेगा, और गांधी जी इसका बात को पहले ही नेतृत्व कर चुके थे। दूसरा नंबर, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय का प्राप्त करना। पंजाब में लगातार दिन ब दिन अंग्रेज सरकार क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका था, जिसमें किसान, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनकर आपकी जो है ना रूहें कांप उठेगी। हमारे देश का एक बात है, ये कोई कहानी नहीं है परियों की सुन के आनंद आएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें लाखों निर्दोष लोग जो था वो क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे। उसी में कुछ बातें भी होने वाले थे, उत्सव मनाने के दौरान कुछ बात भी करने वाले थे वो लोग आपस में मिलकर। पंजाब के लोग अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में ना
अमृतसर में ना, वहाँ पे एक बगीचा है। और कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 को। अब हुआ क्या कि वहाँ पे किसान लोग वहाँ पे बैठ के, सारे मजदूर लोग जितने भी चाहे, जितने पंजाब के जो लोग थे वो लोग बैठ के आंदोलन अथी मना रहे थे, पर्व मना रहे थे, अपना लोहड़ी मना रहे थे शायद। और उसी बैठ कर आंदोलन मना रहे थे, सारे बच्चे बूढ़े औरतें सभी में थी। क्या क्या अंग्रेज के अफसर आया, जनरल डायर, पूरा एक वो गेट था उसमें से एग्जिट करने का, निकलने का, पूरा गेटवा बंद कर देता है और चारों तरफ से एकदम खड़ा, एक तरफ से खड़ा हो गया और कहा दिया फायर। 10 मिनट में 1600 गोली आए, 10 मिनट में 1600 गोली। बताइए, बहुत जबरदस्त राउंड फायरिंग किया गया था। गोली इतना तेजी से फायरिंग हो रहा था कि किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिला। सीधे मतलब कि पूरे लोगों को मतलब जान से मार दिया गया उसमें। हमारे भारत के लोग जो है ना, बेकसूर लोग जो कुछ नहीं किए थे, उस सबको मार दिया गया था। यही खून जो है ना पूरा दिमाग में, पूरा ये पंजाब की जो घटना हुई थी ना, पूरा दुनिया को नहीं कह सकते हैं फिलहाल में, भारत को पूरा एकदम झकझोर दिया। इतना बड़ा अत्याचार, बताइए। उसको शक हो गया कि हमारे बात में वैसा विरोध में बैठ रहा हुआ है, बताइए। तो वो जेंट्स के साथ, लेडीज के साथ, बच्चे बूढ़े सबको मार दिया, पूरा गोली। अभी तक जालियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था, उस जाइएगा वहाँ पे जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पे अभी भी गोली का निशान दिखा हुआ। सारा अंग्रेज जो गोली चलाया था, पूरा गोली का निशान उस पर सब पे छेद किया गया है, दीवार पे भी छेद हो गया था। पूरा आदमी को पूरा वहाँ पे मार दिया गया था वहाँ, बताइए, निर्दोष लोग। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अत्याचार था। ये भी एक मुद्दा था कि भैया अब आंदोलन होगा, अब बड़े लेवल पर होगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नंबर कांड क्या था? स्वराज प्राप्ति। स्वराज माने होता है कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा राज हम चलाएंगे। स्वराज, स्व माने स्वयं, और राज माने होता है राज करना, हम खुद राज करेंगे भारत पे, स्वराज होगा मेरा। यह भी एक मुद्दा था। इसके बाद चौथा नंबर, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम, अंग्रेज सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य जैसे उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल थे। पहला कि भाई उसको कमजोर किया जाए अंग्रेजों को। अंग्रेज कैसे मजबूत बन गया है भैया? अंग्रेज काहे मजबूत बन गया है? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तब ना, हम सपोर्ट करना ही बंद कर देते हैं। जो हमको कोनो ना आता आदमी को अंग्रेज क्या करता था, ए भैया तुमको ये पदवी दे देते हैं, तुमको ये बना देते हैं, तुमको ये बना देते हैं, तुमको ये बना देते हैं। तो अपने देश के नेता सबको कुछ लोगों को कुछ बना दिया, तब ना शासन करा रहा था। हमारे देश के लोग सब ही उसके साथ दे रहे थे। त्याग कीजिए, आपको दीवान बना दिया है तो आप दीवान बन के घूमते फिर रहे हैं भैया, कोई बात हुआ? आप दीवान हैं तो क्या हुआ? पहले भारतीय हैं कि पहले दीवान हैं आप? तो पहले भारत की बात में कीजिए, जहां से भारत मर रहा है आप दीवान बन के घूम रहे हैं। कोई बना दिया था, अंग्रेज बना दिया था, दीवान बन के घूम रहे हैं, बताइए शोभा दे रहा है? छोड़िए उसको, दीवान को तुम्हारा हटाइए, कहीं दीवान उवार नहीं है तुम्हारा। कोई सभा बुलाता है, वो गैर सरकारी हो या सरकारी सभा, कोई भी बुलाता है सभा, नहीं जाएंगे मीटिंग में, नहीं करेंगे मीटिंग। कोई भी काम जो अंग्रेज हमसे करवाता है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, नहीं करेंगे काम, हम छोड़ देंगे काम को। ये पहला काम था कि अंग्रेज, अब जब सब बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेज के पास कुछ बचेगा नहीं सपोर्ट, है ना। तो पहला काम ये किए थे। दूसरा कारण क्या था? रचनात्मक कार्य। क्या था? रचनात्मक। कि न्यायालय में जो जाते हैं हम फैसला करवाने कोनो झगड़ा का, कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट में बैठा हुआ है अंग्रेज, फैसला करने वाला बैठा हुआ है अंग्रेज, वकालत करेगा अंग्रेज, तो आपका हित का बात होगा? नहीं ना होगा, तो झगड़ा लगाएगा, छोड़ाएगा थोड़ी ना। तो इसलिए न्यायालय का विरोध करो, नहीं जाएंगे कोर्ट में, पंच फैसला करेंगे। पंच हमारे देश के हैं, हम ही लोग पंच को चुनते हैं, हमारे पंच हैं, दादा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो फैसला करेंगे। हमारा घर में झगड़ा हुआ है, हमारे दादाजी फैसला करेंगे। कहा जाए घर के बात को हम जाए कोर्ट में कहने उसको, अंग्रेज को, क्या? तो ये फैसला होगा। दूसरी बात कि राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, ताकि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार हो। ये सरकारी कॉलेज जितना है, स्कूल है, सब में तो अंग्रेज घुस गया, अपना मनमाना कर रहा है, हम जो कराएंगे, ये कराए वो कराए, जैसे पढ़ाएं, है ना।
कहीं ना कहीं अंग्रेज का दबदबा बन गया, तो कहा राष्ट्रीय कॉलेज बनाएंगे, हम अपना देश का कॉलेज अलग रखेंगे, हम अपना स्कूल अलग बनाएंगे, हम अपना छोटा छोटा स्कूल खोलेंगे, वहीं में बच्चा हमारा पढ़ेगा, नहीं जाएगा उस कॉलेज में पढ़ने। ये आंदोलन की रचनात्मक कार्य की रचना की इसका। उसके बाद कि रे भाई एक बात तो तय ही सब तो कर लिया, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। स्व माने होता है अपना, देशी माने होता है देश का। स्वदेशी माने क्या हो गया? अपना देश का। काहे हम अपनाए विदेश का सामान? स्वदेशी अपनाओ ना। ये अंग्रेज काहे लाया था? चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आके हम पे जो शासन कर रहा है, ये अंग्रेज आया काहे है? कपड़ा बेचने ना। तो कपड़ा नहीं पहनेंगे, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो ऐसे ही रहेंगे ना। कपड़ा बनाएंगे, खुद बनाएंगे हम अपना, मेड इन इंडिया क्लॉथ, मेड इन इंडिया। तुम्हारा कपड़ा क्यों पहने हो? तो कपड़ा बेचने ना आया था? कपड़ा बेचते बेचते पूरा गुलाम बना लिया हमको, करा तो कपड़ा पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, आग लगा दो सब कपड़ा निकाल के, सब कपड़ा निकाल के आग लगा दिया। हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। और इसीलिए क्या किए उन्होंने, क्या किया, सब लोगों को समझाया। गांधी जी समझाएं, क्या समझाएं? स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का अपनाओ, विदेशी चीज का त्याग करो। विदेशी कोई वस्तु है उठा के पटक दो, आग लगा दो उसमें। आग लगाने का, गांधी जी आग लगाने की बात नहीं कहते, वैसा नहीं कहते, कहते थे कि विरोध करो उसका, हटा दो। तो लोग सब अपना अपना घर के सामान निकाल के, और जो सामान जो विदेशी चीज़ है, विदेशी कपड़ा है, उसको निकाल के रख दिया, आग लगा दिए, नहीं लेंगे तुम्हारा यूज। विदेशी कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे। विदेशी डायरी है, नहीं चाहिए डायरी, हमको रख लो, हम अपना पत्ते पर लिख लेंगे। विदेशी का टेबल है, नहीं टेबल पर बैठेंगे, हम भुइये में बैठ जाएंगे। विदेशी कुर्सी है, नहीं चाहिए हमको बैठे से कुर्सी, हटा दो कुर्सी को, आग लगा दो, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। ये नियम निकला। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। मेड इन इंडिया जो होगा, जो हमारे देश में बनेगा, वो अपनाएंगे, ताकि देश का पैसा देश में न रहेगा। है? देश का पैसा विदेश में नहीं जाएगा। तो ये फायदा हुआ, बात हुआ ना, समझ में आ रही ना कुछ बातें। अब एक साथ और कि खादी, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, कि भैया अब खादी वस्त्र पहनेंगे, घर घर चरखा चलेगा, लोग चरखा चलाएंगे, सूत बनाएंगे, कपड़ा बुनेंगे, और सब आदमी अपना कपड़ा पहनकर दिखा देंगे कि तुम्हारा बात अब हम नहीं मानने वाले हैं, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनने वाले, तुम्हारा कोई चीज़ हम यूज नहीं करेंगे, कपड़ा छोड़िए ना, कोई भी चीज़ तुम्हारा यूज नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया। एक कोष का मतलब होता है क्या? बैंक कह लीजिए, खाता कह लीजिए। एक खाता उन्होंने खोल लिया, उसमें बैंकिंग प्रणाली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए कोष होता था। कोष माने क्या? पैसा जमा करने का जगह। तो उन्होंने क्या किया? तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया, उसमें 1 करोड़ रुपया जमा किया। बुआ 1 करोड़ रुपया हो गया, 1 करोड़ का बात हो गया, अभी भी बहुत बड़ा बात है, मगर 1 करोड़ रुपया आपको पता नहीं है उस समय 1 रुपया का कितना कीमत था उस समय। मतलब अभी के जमाने से कह लीजिए कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा। वो 1 करोड़ समझिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा था। और उसमें उन्होंने बनाया 20 लाख चरखा बनवाकर संपूर्ण भारत में वितरण किया। 20 लाख चरखा बनाया। उस समय हमारे देश की लगभग आबादी 34 करोड़ थी, 30 करोड़ मान लिए, 30 या 34 करोड़ के करीब में। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 30 या 34 करोड़ थी। उसमें भी 20 लाख चरखा बांटा जाना, मतलब एक घर में वो चरखा हो जाएगा तो क्या होगा? खुद का कपड़ा बना लेगा। एक बार कपड़ा 5 दिन बना लिया था, आराम से पहनेगा साल भर। 1 महीना कपड़ा बना लेगा तो पहनेगा ना 11 महीना। तो ये नियम निकाला। और ये घर घर से चरखे की आवाज़ आती थी, घर घर से चरखे की आवाज़। आप कहिएगा सर अपना कपड़ा खुद बनाएगा, कहेला अरे भैया बनाना यहाँ पे नहीं ना, उसको दिखाना है कि तुम्हारा बड़का का जो मिल का जो तू कपड़ा ला के हमको गुलाम बना रहा है, तुम्हारा मिल का कपड़ा हम पहनबे नहीं करेंगे, ले जाओ अपना घर, तू पहनना, आग लगा देंगे, नहीं जा। का नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह दूसरा बड़ा जन आंदोलन था, दूसरा बड़ा जन आंदोलन था। प्रथम कौन था? असहयोग आंदोलन। और दूसरा बड़ा जन आंदोलन कौन बड़ा? इसका नेतृत्व भी गांधी जी कर रहे थे। और इसमें तो यहाँ पे बताना खाली परिणाम, प्रथम परिणाम नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे कारण भी।
सारे मुद्दा पीछे के जितने कारण थे सब इसका भी कारण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ये कहें कि सविनय मतलब हम सविनय से निवेदन करेंगे, अवज्ञा आपकी बात ना मानेंगे, अच्छा से शांतिपूर्ण ढंग से आपका बात नहीं मानेंगे। सविनय माने आपका विनय के साथ, सविनय माने क्या होता है? विनय के साथ, विनय के साथ माने क्या होता है? अच्छा से शांति से। अवज्ञा आपकी बात न मानेंगे, आंदोलन करेंगे। मतलब समझ रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय माने शांति पूर्वक बढ़िया से, अवज्ञा नहीं मानेंगे आपका बात। अवज्ञा माने क्या? आप आज्ञा दीजिएगा हम अवज्ञा करेंगे ना, नहीं करेंगे। अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम का मतलब उसी नामे में काम छुपा हुआ उसका। तो यहाँ पे पढ़ना है उसका परिणाम क्या हुआ। ये आंदोलन जब हुआ तो परिणाम क्या हुआ देखिएगा। पहला हो गया सामाजिक आधार का विस्तार, समाज में सामाजिक लोगों का विस्तार हुआ, समाज बंधा एक धागे में। अगला समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, समाज में जितने वर्ग थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे बड़े जाति व्यापारी जितने लोग थे सब क्या किए? आपस में राजनीति में भाग लेना शुरू किए और देश को आज़ाद करने के लिए सोचना शुरू किए। ये लड़की क्या लिख रही है तुम? आए हम। उसके बाद महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या हुआ? महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। महिलाएं घर के औरतें थी तो वो घर में रहा करती थी। अब क्या हुआ कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, महिलाएं भी आ गई साथ देने के लिए। महिलाओं ने भी ये मोर्चा संभाला कि अब हम भी आंदोलन के लिए लड़ेंगे और हम भी सड़क पे उतरेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों ने भी साथ दिया कि हाँ महिलाएं भी उतरेगी। तो महिलाएं पहले क्या थी? घरेलू थी, अब क्या हो गई? सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। सार्वजनिक में क्या हो गया? बाहर निकलना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आज़ादी मिली थोड़ा सा। घर के चार दीवारियों में रहना है, पति बाहर लड़ाई लड़ रहा है आंदोलन कर रहा है और महिलाएं क्या घर में रहेगी, शोभा देगा? तो पति मर रहा है तो पत्नी भी जाके मरेगी साथ में। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा एक और चीज़ हुआ कि वो घर के चीज़ जो है ना, अब मतलब घर में जो औरत रहने वाले थे वो बाहर भी आना शुरू कर दी। यानी कि ये हो गया कि अब दोनों में समानता हो गया। तो कहीं ना कहीं औरतों के लिए प्लस पॉइंट था, घर से आज़ादी मिला तभी तो औरतों को बाहर निकलने का आज़ादी धीरे धीरे मिल गया। नहीं समझे? तो ये हो गया। अब क्या हो गया? अगर चौथा नंबर परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना। भारत शासन अधिनियम पारित हो गया कब? 1935 में अंग्रेजों ने यह शासन पारित किया कि अब जो है ना कुछ शासन आप ही संभालिए, मतलब अंग्रेज डर गया। अब उसके बाद ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत। अब जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस कौन? भारत को आज़ाद करने के लिए अपने देश में एक पार्टी बना था। अपने देश में क्या बना था? एक पार्टी जिसको कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस अभी है कि नहीं है? कौन छाप? पंजा छाप। कौन नेता है कर? अभी मेन नेता अध्यक्ष कौन है इसका? राहुल गांधी अध्यक्ष है। समझ रहा है ना? तो इस पर मत जाइएगा। देखिए उस समय के कांग्रेस का इस समय कांग्रेस में अंतर है। उस समय कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो कांग्रेस माने कांग्रेस जब क्या करना था समझ लिए भारत के लोग उस समय के रेफरेंस से, अभी नहीं। तो उस समय कांग्रेस का अधिकार ज़्यादा नहीं हुआ करता था अंग्रेज के साथ बैठ के बातचीत करने का। अब अधिकार मिल गया कि अब कांग्रेस जो है ना अंग्रेज के साथ समान लेवल से बात करेगा। जितना हक अंग्रेज को था ना उतना पावर कितना किसको हो गया? कांग्रेस को हो गया। मतलब जितना पावर अंग्रेज को हो गया उससे उतना ही पावर अब भारत के लोगों को भी दे दिया गया। पहले सरकार का पावर इतना, अंग्रेज सरकार का पावर इतना, तो बाद का पावर इतना। एक मीटिंग में बैठे नहीं दिया था इसको। तब जब आंदोलन हुआ तो इसको उठा के कहा भैया तू हो आओ समान में, अब तू हो बराबर के बात करो, तू हो नियम कानून बनाओ, हम बनाएंगे, ऐसे होता था। तो कुछ ना कुछ सफलता मिला ना। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में? यह प्रश्न अगला है कि आखिर भारत में कांग्रेस बना था, कैसे बना था, ये समझना है। मोर ये पढ़ाएंगे।